हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ में सामाजिक विज्ञान में इस समय नागरिक शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। तो आज नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय संविधान निर्माण। तो आज हम संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी किसका? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में संविधान कैसे बना और इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या क्या कमियां थी, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। देखिए, नेल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने एक बात कहा था कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये जो कथन है वो नेल्सन मंडेला का है। देखिए, जो अफ्रीका की स्थिति थी उस टाइम पे वो काफ़ी ख़राब, हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका में काफ़ी ख़राब, दक्षिण अफ्रीका काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी? रंग भेद की। रंग भेद मतलब गोरे काले का भेद। वहाँ पे जो काले लोग थे उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ये एक समस्या थी जिसे नेल्सन मंडेला दूर करना चाहते थे। तो देखिए, जो नेल्सन मंडेला का ये कथन था, जिस पर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया। इसी कथन पे जो उस समय जो गोरी सरकार थी, दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले लोग रहते थे, सरकार किसकी थी? गोरे लोगों की। तो उन्होंने क्या किया? देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उनके अन्य जो 7 नेता थे, उन्हें और उनके 7 नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए क्या किया गया? आजीवन कारावास की सजा दी गई। इनको आजीवन कारावास की सजा कब दी गई? 1964 ईस्वी में। किस लिए दी गई? क्योंकि जो रंग भेद थी उसका इन्होंने क्या किया? विरोध किया। उस विरोध के करने के कारण इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, और अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, यानी कि जो सबसे खराब जेल थी, सबसे खतरनाक जेल थी, रोबेन द्वीप में कैद कर दिया गया। 1964 में इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, और कहाँ इन्हें रखा गया? रोबेन द्वीप था, वहाँ के जेल में इन्हें क्या किया गया? कैद कर दिया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई, और कितने सालों तक? 28 वर्षों तक उन्हें उसी जेल में रखा गया। अब है अगला पॉइंट, जो इसमें का सबसे मेन पॉइंट हम कह सकते हैं, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। क्योंकि रंग भेद ही दक्षिण अफ्रीका की सबसे परेशानियों में से एक थी। सबसे जो बुरा दौर था वो रंग भेद के समय का दौर था, जो काले लोगों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था। तो देखिए, रंग भेद जो था वो नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। रंग भेद कहाँ पर चलाई गई? दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई थी। देखिए, दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। दक्षिण अफ्रीका के लोग काले लोग थे, लेकिन वहाँ पे बाद में यूरोप का शासन हुआ। यूरोप ने साम्राज्यवाद स्थापित की, और काफ़ी लोग बड़ी संख्या में जाके वहाँ पे बस गए, और उन्हीं की सरकार चलनी शुरू हो गई। और फिर जाके उन्होंने क्या किया? काले लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये जो बर्ताव था वो कब था? 17वीं और 18वीं सदी में। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसा कि भारत में उन्होंने किया था। भारत में आप सभी को मालूम हुआ कि भारत में 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, व्यापार के लिए वे भारत आए, और धीरे धीरे भारतीयों का जो कमजोरी था उसका लाभ उठाकर उन्होंने पूरे भारत पे अधिकार कर लिया, और फिर जाके भारत का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। यही
काम उन्होंने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका में भी किया। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने के उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका गए, और फिर वही हाल दक्षिण अफ्रीका का भी हुआ जो भारतीयों का हुआ था, जो हमारे देश का हुआ था। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। लेकिन एक अंतर ये रहा कि भारत में तो उन्होंने सिर्फ शासन करने के उद्देश्य से भारत में आधिपत्य स्थापित किया, लेकिन अफ्रीका में काफ़ी भारी संख्या में गोरे लोग वहीं पे जाकर बस गए, और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में भी ले लिया, यानी कि जो शासन सत्ता था वो उनके हाथों में, गोरे लोगों के हाथों में ही चला गया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। अब यहीं से क्या होगा, जब उन्होंने शासन सत्ता स्थापित कर ली, यहीं से रंगभेद शुरू हो गया। यानी कि अब उन्होंने कलर के हिसाब से क्या किया, कलर के हिसाब से उन लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 था। कितना था? 3/4 उनका जो आबादी था उसमें 3/4 हिस्सा उन लोगों का था, और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले लोग थे उनका 3/4 3/4 हिस्सा था जो उन्हें अश्वेत कहा जाता था। और श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। तो 3/4 लोग तो अश्वेत थे, 3/4 लोग अश्वेत थे। और इसके अलावा जो यूरोप से गए लोग थे गोरे लोग, वो और एक तीसरे वर्ग के लोग थे जिन्हें रंग जो मिश्रित, यानी कि न तो गोरे ही ज़्यादा थे न तो काले ही थे, जिन्हें मिश्रित कहा जाता था, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी थे। यानी कि इतने लोग उस अब दक्षिण अफ्रीका में रहने लगे। देखिए, जो गोरे शासक थे, गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। गोरे लोग यानी अब यूरोप के लोग अपने नस्ल के लोगों को ही, यानी कि गोरे लोगों को ही ज़्यादा सम्मान देते थे, उन्हें ही ऊंचा समझते थे। इसके अलावा जो काले लोग थे या जो रंगीन चमड़ी वाले लोग थे या जो भारत से गए लोग थे उनको नीचा समझा जाता था, और उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। सिर्फ वोट कौन डाल सकता था? सिर्फ गोरे लोग ही वोट डाल सकते थे। अब ये तो आपको भी मालूम होगा कि अगर सरकार गोरों की है और समाज में कौन कौन लोग रहते हैं? गोरे, काले और रंगीन चमड़ी वाले, और सरकार किसकी है? गोरों की। तो अब जब वोट गोरे ही देंगे तो जीतेगा कौन? शासन किसका होगा? गोरे का ही होगा, क्योंकि गोरे लोग तो कालों को वोट देंगे नहीं, न ही भारतीयों को वोट देंगे। वोट किसको देंगे? गोरों को ही वोट देंगे। तो सरकार किसकी बनेगी? गोरों के ही बनेगी। तो इसलिए सरकार हमेशा गोरे की ही बनती थी। देखिए, रंगभेद की जो शासकीय नीति थी वो अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। अब देखिए, रंगभेद में उन लोगों के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया गया। सबसे पहले उन्हें बस्तियों में जो जहाँ पे गोरे लोग जिन बस्तियों में रहते थे वहाँ पे काले लोग नहीं रह सकते थे। उसके बाद परमिट होने पर ही वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। यहाँ तक कि उन्हें उस गांव में, उस बस्ती में रहने नहीं दिया जाता था, लेकिन अगर काम भी करना हो तो उन्हें परमिट बनवाना पड़ता था। इसके अलावा रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग क्या था? इंतजाम था। यानी कि स्कूल भी अलग, गोरे के लिए अलग, कालों के लिए अलग, अस्पताल गोरों के लिए अलग, कालों के लिए अलग, रेलगाड़ी गोरों के लिए अलग, कालों के लिए अलग, बस गोरों के लिए अलग, कालों के लिए अलग, पुस्तकालय, सिनेमाघर और यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालय सब क्या थे? अलग अलग थे। यानी कि गोरों के लिए अलग, कालों के लिए अलग। इस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अब काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजागृह तक में नहीं जा सकते थे। यानी कि यहाँ तक कि गोरे अगर क्रिश्चियन है, काले भी क्रिश्चियन थे, इसके बावजूद कालों को गिरजाघर में जाने नहीं दिया जाता था। सिर्फ वहाँ पे गोरे लोग ही जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। ये लोग संगठन भी नहीं बना सकते थे। लेकिन 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया।
इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। 17वीं 18वीं शताब्दी से ही रंगभेद चालू हो गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी में 1950 से इन अश्वेतों ने, रंगीन चमड़ी वालों ने और भारतीय मूल के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें भी की। इसके अलावा भेदभाव वाले इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इन्होंने एक जो संगठन था उसका क्या नाम था, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। तो जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस था उसके संगठन में ये लोग शामिल हो गए और फिर जाके क्या किया, इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अब इनमें शामिल कौन कौन लोग थे, इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अब इसमें एक तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में क्या शामिल था, मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी ये शामिल थी। उसके अलावा इसमें अश्वेत लोग यानी कि काले लोग, रंगीन चमड़ी वाले लोग और जो भारतीय मूल के लोग थे वे भी शामिल हो गए। फिर जाके सभी लोग ने मिलकर क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी क्या, रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई। देखिए जब आंदोलन स्टार्ट हुआ और जो काले लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था गोरों के द्वारा, तो उसमें सभी गोरे ऐसे नहीं थे कि वे कालों का विरोध करते थे, यानी कि कालों को या भारतीय मूल के लोगों को नीचा समझते थे। उसमें से बहुत कम ही लोग थे जो इन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे और उन गोरों में से बहुत लोग ऐसे थे जो इस रंगभेद को बुरा मानते थे, रंगभेद को एक समस्या मानते थे। सभी लोग कालों से नफरत नहीं करते थे। उसमें से कुछ ही जो यूरोपीय लोग थे, जो गोरे लोग थे, वही कालों से नफरत करते थे, वही लोग जो सत्ता में रहना चाहते थे। तो इन गोरों ने भी क्या किया, निंदा किया और रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन जो चमड़ी वाले लोगों थे उनको क्या की, उनकी हत्या करवा दी और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। यानी कि जो भी आंदोलन करता था श्वेत लोग, उनको क्या करते थे, वे लोग मार देते थे और फिर अपना शासन चलाते आगे बढ़ते थे। तो ये था रंगभेद। आई होप आपको समझ में आएगा। रंगभेद क्या था, रंगभेद ये था कि गोरे काले का भेद। जो गोरे लोग थे वे कालों के साथ, काले ही नहीं बल्कि भारतीय मूल के जो लोग थे उनके साथ भी, और जो रंगीन चमड़ी वाले लोग थे जिसे मिश्रित कहा जाता था, न ही गोरे ज़्यादा थे न ही काले, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनको नीचा समझते थे, उनको समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं था, वो राजनीतिक अधिकार भी नहीं था, वो वोट भी नहीं डाल सकते थे और न ही वो पुस्तकालय, रेलगाड़ी, बस, इसके अलावा स्कूल और कॉलेज या कोई भी चीज़ वो गोरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनके लिए अलग ये व्यवस्था की गई थी। यहाँ तक कि वे गिरजाघर में, चर्च में भी नहीं जा सकते थे। तो ये था रंगभेद। अब इसमें का लास्ट पॉइंट है एक नए संविधान की ओर। कैसे रंगभेद समाप्त हुआ और एक नया संविधान दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया, इसी बारे में पढ़ेंगे। तो रंगभेद के खिलाफ जो संघर्ष था, वह विरोध था, वो 1950 के बाद बढ़ता गया। सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती है। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया। जितने भी भेदभाव किए जाते थे गोरे और काले का, उन सभी कानूनों को वापस ले लिया। राजनीतिक दलों पे प्रतिबंध लगा दिया, मीडिया पर भी पाबंदियां उठा ली। जो मीडिया पे प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया गया और राजनीतिक दलों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। जो नेल्सन मंडेला को क्या किया गया था, उम्र कैद, आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 1964 में उन्हें क्या किया गया, आज़ाद कर दिया गया।
और आखिरकार क्या हुआ, 26 अप्रैल को 26 अप्रैल को क्या हुआ, आखिरकार 26 अप्रैल 1994 में 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। मतलब कि 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में एक नया झंडा आया और क्या हुआ, यह एक लोकतंत्र देश बन गया। कब, 26 अप्रैल 1994 को, क्योंकि यहाँ से जो यूरोपीय सरकार थी वो क्या हुई, वो धीरे धीरे उसकी शासन सत्ता समाप्त होने वाली थी और एक नया संविधान दक्षिण अफ्रीका को मिलने वाला था, बनने वाला था। तो रंगभेद शासन वाली जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। अब क्या हुआ, रंगभेद करने वाली जो सरकार थी यानी कि गोरे की सरकार, वो धीरे धीरे उसकी अब सत्ता समाप्त होने वाली थी और ऐसी सरकार बनने वाली थी जो सभी नस्लों के, चाहे वो काले हों, चाहे भारतीय मूल के हों या रंगीन चमड़ी वाले हों, सभी के द्वारा मिलजुल कर एक सरकार बनने जा रही थी। अब यह सब कैसे हुआ, ये सब बदलाव कैसे हुआ, इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के शब्द जो थे, यानी कि ये सब बदलाव कैसे हुआ, ये बदलाव जो हुआ वो दक्षिण अफ्रीका के जो पहले राष्ट्रपति बनने वाले थे जिनका क्या नाम था, नेल्सन मंडेला, उनके शब्द थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें। ये बात किसके द्वारा कही गई है, नेल्सन मंडेला के द्वारा। इसके बाद उन्होंने आगे कहा, इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ये हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये जो बात थी वह दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा कही गई। देखिए, जब नया लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज में आग्रह किया, यानी कि अश्वेत नेता जो थे उन्होंने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए वे उन्हें भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। यानी कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने काले लोगों से कहा, जो समाज में काले लोग थे उनसे कहा कि जो गोरों ने हमारे साथ जो गलत व्यवहार किया है उसे हम भूल जाएं, ऐसा न करें कि अब हम गोरों के साथ वही व्यवहार करें जो हमारे साथ उन्होंने किया। क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे बसे हुए लोग थे, गोरे काफ़ी लोग बस गए थे, तो वो अब जाने वाले नहीं थे, वे तो दक्षिण अफ्रीका में ही रहेंगे, तो उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार न किया जाए, उन्हें माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि आइए हम सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी, यानी कि अब क्या हुआ, नए संविधान को बनाने के लिए दोनों ही पार्टियां साथ साथ बैठ गई। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वो अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। जो संविधान बनाया गया 2 वर्षों तक, 2 वर्षों के बाद एक संविधान बनाया गया और वो ऐसा संविधान बना जैसा कि आज तक दुनिया में उस प्रकार का संविधान नहीं था। देखिए, इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए। जैसे कि हमारे भारत में भी नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं ना, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी कुछ मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए। उन्होंने यह भी फैसला किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। मतलब कि इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। यानी कि समाज में अगर कोई भी समस्या है तो कोई एक डिसीजन नहीं लेगा, बल्कि सभी लोग मिलजुल कर उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आखिरी डिसीजन लिया जाएगा। फिर दक्षिण अफ्रीकी संविधान की जो प्रस्तावना ही क्या थी, इस भावना को बहुत
खूबसूरत ढंग से व्यक्त की। दक्षिण अफ्रीका जो संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग थे वे प्रेरणा लेते हैं, आज भी उससे प्रेरणा लेते हैं कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने मात्र 2 वर्षों में ही एक ऐसा संविधान बनाया जो उस समय दुनिया में किसी के पास भी नहीं था। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, अब आज से उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। 1994 से पहले दक्षिण अफ्रीका क्या था? एक गुलाम के तौर पे उनका शासन किसके हाथ में था? गोरों के हाथ में था। लेकिन 1994 के बाद उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। तो यह काम दक्षिणी अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के समाज में न उस प्रकार के दिक्कत आए तो उसको उन सभी का अनुभव इन लोगों के पास था, दक्षिणी अफ्रीकी लोगों के पास था। तो इसलिए वे इस प्रकार का संविधान बनाने में सफल हुए जो कि किसी भी देश के पास नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी बुरा अनुभव झेला था, इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, तो ये इनके दिमाग में ये था, इनके पास इन्हें ये समझ थी कि ऐसा संविधान बनाया जाए, क्योंकि इनके नागरिकों के साथ, कालों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार हुआ था। तो ये ऐसा संविधान बनाना चाहते थे कि जैसा कि किसी भी बाद में जाके किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के या किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की भावना न हो, इस प्रकार का बुरा बर्ताव न किया जाए। तो इसलिए इन्होंने इस प्रकार का संविधान बनाया जो सबके लिए अच्छा था। फिर नेल्सन मंडेला ने एक और कहा था, उनके शब्दों में उन्होंने एक और मैसेज दिया था, एक और बात कही थी कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी एक रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। यानी कि हम यह वादा करते हैं कि भविष्य में दोबारा कोई हमारे देश में रंगभेद और दमनकारी नीति नहीं ला पाए। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है कि श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। ऐसा नहीं है कि ये हम लोगों ने संविधान बना दिया तो अश्वेत लोगों ने संविधान बना दिया तो ये देश सिर्फ अश्वेतों का है, ये सबका है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अश्वेत काला हो या गोरा हो, भारतीय मूल का हो या रंगीन चमड़ी का हो, ये देश किसका है? सभी का है। इस देश पे उतना ही अधिकार कालों का भी है जितना गोरे का है, उतना अधिकार रंगीन चमड़ी वालों का भी है जितना कि भारतीय मूल के लोगों का है, उतना अधिकार स्त्रियों का भी है जितना कि यहाँ के पुरुषों का है। तो जो देश है वो सबके लिए एक बराबर है, देश पे सबका एक बराबर अधिकार है। तो ये था आज का टॉपिक, संविधान निर्माण में दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बना था। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में संविधान बनाने की आखिर में ज़रूरत क्यों पड़ी थी, और फिर उसके बाद हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो वो अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।